जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अगर हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के साथ हमारे जीवन पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार, मूड के साथ साथ संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि जिन लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता वो ही कुपोषण का शिकार होते हैं। लेकिन पौष्टिक भोजन मिलने के बावजूद अगर आपकी खाने पीने से जुड़ी आदतें ठीक नहीं हैं तो आप भी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां अगर भाप में पकाकर खाई जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा पोषण मिलता है। लिहाजा हम जो खा रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा पोषण किस रूप में मिलेगा उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। कुपोषण का खतरा पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा होता है, वहीं वयस्कों के बजाय बच्चे इसका शिकार ज़्यादा होते हैं। इस बारे में हमें डिटेल में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SM त्रिपाठी, जो हैं MBBS DCH KGMC लखनऊ, एक्स कंसल्टेंट अपोलो मेडिक्स, नेल्सन हॉस्पिटल, कलश हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हो एनए न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में, जहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टेंडर पाम हॉस्पिटल से डॉक्टर SM त्रिपाठी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे कुपोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों में जो भी कुपोषण आजकल देखने को मिल रहा है वो क्यों है, किस वजह से है, और जो हमारे प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण है वो क्यों है, किस वजह से हो रहे हैं, इस बारे में हम आप सर से जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोषण का मतलब होता है कि बच्चे अपना संतुलित आहार लें। पोषण और कुपोषण में दो चीज़ें होती हैं। या तो बच्चा बहुत कम पोषण ले रहा हो तो हम उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, या बच्चा बहुत ज़्यादा पोषण ले रहा हो तो हम उसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारी मैल न्यूट्रिशन में आती हैं। अब मैल न्यूट्रिशन का जो मुख्य कारण आपने प्रश्न में पूछा है, सबसे मुख्य कारण हमारे यहाँ हमारी कंट्री, इंडियन कंट्री के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो पॉवर्टी, गरीबी एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि हमारा पुअर इंटेक होता है। सबसे प्रमुख कारण मैल न्यूट्रिशन का हुआ कि हमारा पुअर इंटेक हुआ। दूसरा मुख्य कारण हमारे यहाँ होता है कि जो गर्भवती महिलाएं खुद का पोषण अच्छे से नहीं लेती हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो कम वजन के होते हैं, जिनको हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। और तीसरा मुख्य कारण होता है कि बच्चों में संक्रमण की बीमारी है, इन्फेक्शन, जिससे कि जो भी बच्चा डाइट लेता है वो हमारी फूड डाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और बच्चा कुपोषित हो जाता है। जो संक्रमण इन्फेक्शन होता है वो मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ होता है वो डायरिया और निमोनिया, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। तो सर, जैसा कि आपने भी बताया कि इस कुपोषण के कारण क्या होते हैं, तो किसी भी बीमारी के कुछ लक्षण हमें पहले से दिखने लग जाते हैं, तो इस कुपोषण की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? जैसे कि सारी बीमारियों का अपना एक विशेष लक्षण होता है, वैसे ही बच्चों में कुपोषण का पूरे लक्षणों का एक समूह होता है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, जिससे कि हम दो मुख्य सिंड्रोम में इनके लक्षणों को विभाजित करते हैं। एक वो बच्चा जिसे लगातार एनर्जी सोर्सेस, कैलोरी की कमी हो, ऐसे बच्चे को जो भी लक्षण आते हैं हम उसे मैरेस्मस कहते हैं, जिसमें कि उसका वजन ही नहीं बढ़ता है। बच्चा बहुत दुबला पतला और जो नॉर्मल उम्र के हिसाब से उसका वजन होना चाहिए वो वजन वो नहीं प्राप्त कर पाता है। ये तो हमारा मैरेस्मस, जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा, कैलोरी इंटेक की कमी से होता है। दूसरा इसमें जो मुख्य पोषण का जो मुख्य भाग हो वो हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन की कमी से जो बच्चों में जो लक्षण, ग्रुप ऑफ लक्षण आते हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। उस सिंड्रोम का नाम क्वाशरकर है। तो एक ग्रुप
जिसमें मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ऐसे ग्रुप मतलब को हम क्वाशरकर कहते हैं। और पहले हमने जो बताया कि वो बच्चे जिनमें की कैलोरी लेने एनर्जी की कमी के कारण होता है, उनको हम मैरास्मस कहते हैं। अब जो प्रोटीन की कमी से होता है, उनका जो लक्षण होता है, उन बच्चों में बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में बच्चों को गुस्सा आने लगता है और बच्चों की त्वचा में परिवर्तन होने लगता है। बच्चे की त्वचा कहीं पे गाढ़ी कलर की मतलब पिगमेंटेड हो जाती है, कहीं पे सफ़ेदी बनी रहती है और फिर बच्चों के जो बाल होते हैं उनका कलर परिवर्तित हो जाता है। बच्चों के जो नॉर्मल काले रंग के बाल होते हैं उनमें भूरापन आने लगता है, जिसको हम एक फ्लैग साइन बोलते हैं। दूर से ही हम बता सकते हैं कि ये बच्चा हमारा कुपोषित है और वो कुपोषित में मुख्य रूप से प्रोटीन न लेने के कारण वो कुपोषित है। दूसरा एक समूह जो हमने पहले बताया था कि जो कैलोरी इंटेक के कारण होता है, तो बच्चा बहुत ही दुबला पतला होता है, उसमें केवल ऐसा लगता है कि केवल हड्डी का एक स्ट्रक्चर बना है, बाकी उसमें कोई भी मांसपेशियों में या फैट उसके शरीर पे नहीं रहता। अपने उम्र के हिसाब से उसका वजन बहुत ही कम होता है। जैसे कि 1 साल के बच्चे का नॉर्मल वजन जो है 10 किलो होना चाहिए और जो ये मैरास्मस होगा, इस बच्चे का वजन मुख्यतः 5 साढ़े 5 किलो, कभी कभी तो हमारे पास 3 किलो के भी बच्चे आते हैं 1 साल की उम्र में। तो प्रमुख लक्षण इनका वजन नहीं बढ़ना उम्र के हिसाब से, त्वचा में परिवर्तन होना, बालों का कलर चेंज होना, प्लस पैर और हाथ में सूजन आना। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि कुपोषण जो होता है वो कैलोरी इंटेक की वजह से होता है, कम कैलोरी इंटेक की वजह से। कुछ हम लोग देखते आते हैं कि जन्म से पूर्व से ही बच्चे कुपोषण से पीड़ित होते हैं। तो क्या जन्म के पूर्व का कुपोषण और ये जो दूसरा कैलोरी वाला कुपोषण है, दोनों में क्या संबंध है? जन्म बहुत से बच्चे होते हैं जिनके जो माँ के गर्भावस्था में ही प्रभावित हो जाता है, जैसे कि उनका हृदय से संबंधित कुछ जन्मजात बीमारी होती है जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन या बिलियरी एट्रीजिया, जो कि ये जन्मजात बीमारियां होती हैं। अगर इससे बच्चा हमारा प्रभावित हुआ तो पैदा होते ही उसका जो नॉर्मल सामान्य बच्चा जो पैदा होता है उसके वजन से काफ़ी कम वजन होगा। जैसे कि एक स्वस्थ बच्चा, नवजात शिशु जिसका वजन 3 किलो या 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, 2.5 से 3.5 किलो का वजन होना चाहिए। ये बच्चे जो गर्भावस्था में माँ या तो खुद कम पोषण भोजन ले रही है, प्रोटीन एनर्जी का मतलब इंटेक पुअर है, या बच्चे को कोई जन्मजात बीमारी है, जैसे कि हमने आपको बताया कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो गया, पोर्टल ट्रैक में डिजीज़ हो गया, या बिलियरी एट्रीजिया हो गया, जिससे कि बच्चा हमारा प्रभावित हो गया, जिसका वजन 2.5 किलो से कम हो गया। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी बच्चे प्रोटीन व ऊर्जा कुपोषण से पीड़ित हैं, उनका इलाज करने में आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक? हमने ऐसे बच्चों का, ज़्यादातर इन बच्चों का इलाज लगभग हम 15-16 साल से ऐसे बच्चे लगातार रूटीनली देख रहे हैं। इन बच्चों में अगर हम बच्चे के गार्जियन जो अभिभावक हैं उनका काउंसलिंग सही से करें और कारण की सही व्याख्या करें कि उनको प्रोटीन की कमी है या कैलोरी की कमी है, इसको सही से उनको बता के और सही मात्रा में, उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में पोषण पदार्थ अगर हम उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका इलाज का अनुभव कैसा रहा, आगे आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि उनके घर में अगर कोई पीड़ित है कुपोषण से, कोई बच्चा, तो उसके लिए हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह की डाइट, किस तरह का फॉलोअप देना चाहिए ताकि उन्हें वो बीमारी ना रहे? बट अब इसमें भी देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा परिवार, ऐसी फैमिली होती है जो कि सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से काफ़ी ही कमज़ोर या जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनमें परेशानी होती है कि हम उन्हें काउंसिल करके ये बताते हैं कि आपको बच्चे को संतुलित मात्रा में जो आपके जो लोकल लेवल पे मिल जाए, जो स्थानीय रूप से मिले, उसे आप बच्चे को प्रोवाइड करें। और जो
नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें हम ये समझाने काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि मात्रा संतुलित रखें। मतलब जैसे कि आप समझिए कि बच्चा जो है फैट ज़्यादा लेते हैं, आजकल के बच्चे जो है जंक फूड का काफ़ी यूज करते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ फूड हैबिट उनकी, उस हैबिट को हमें चेंज करने के लिए मदर को भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उसके फैमिली मेम्बर को भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप किसी बच्चे का कुपोषण के लिए इलाज कर रहे हैं और उस बच्चे पे उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है इलाज की, तो उस केस में आप क्या करते हैं? और साथ ही ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कुपोषण से पीड़ित जो बच्चा होता है उसको सही होने में कितना वक्त लग जाता है? ये डिपेंड करता है कुपोषित बच्चे के इलाज के दौरान कि वो किस अवस्था में हमारे पास आया। अगर उसे कुपोषण के कॉम्प्लिकेशन, जो नॉन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो मुख्य कुपोषण के जो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, अगर उसमें बच्चे पे उस कुपोषण का प्रभाव कम हुआ तो उनकी रिकवरी, वो बच्चे जल्दी सही हो जाते हैं। जैसे कि जो कुपोषण के कारण अगर बच्चे में इन्फेक्शन हो जाए या हाइपोथर्मिया हो जाए या हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उनका उपचार करने में हम लोग को टाइम लगता है। अगर वो बच्चे माइल्ड मतलब अच्छा अगर बच्चे माइल्ड या जल्दी अवस्था में हमारे पास आए तो हम 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है, तो वो बच्चे अपना वेट गेन, वजन उनका सही होने लगता है और वो बच्चे स्वस्थ होने लगते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे बहुत ही दुबले पतले या बहुत ज़्यादा उनमें इडिमा हो जाए या उनको कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के जो भी इसके कॉम्प्लिकेशन है या एनीमिया डायरिया होके बहुत लेट आए तो हमारे पास फिर उनका रिहैबिलिटेशन कराना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रखना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। उसमें हमें 14 दिन से लेके 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते का भी समय लग सकता है। सर जैसा आपने बताया कि इन बच्चों में कभी कभार इन्फेक्शन हो जाते हैं, अनीमिया डायरिया हाइपोथर्मिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें इस कंडीशन में आप आगे जाके इन बच्चों का इलाज किस तरीके से करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें जो एनीमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और डायरिया नॉन कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कि मेल न्यूट्रिशन का कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है चिल्ड्रन में, बच्चों में। इसका इलाज हम लोग स्टेप वाइज स्टेप, जिसको हम 10 स्टेप मैनेजमेंट बोलते हैं, इस उपचार को हम चरणबद्ध तरीके से और एक सीक्वेंस में कि पहले हमें हाइपोथर्मिया का इलाज करना है, फिर हमें हाइपोग्लाइसीमिया का इलाज करना है, साथ में हमें इन्फेक्शन का इलाज करना है, हमें हाइड्रेशन देके डायरिया का इलाज करना है। इसके साथ साथ एनीमिया का इलाज हम लोग दूसरे हफ्ते में, वो 10 स्टेप में और जो चरणबद्ध तरीका हमने आपको बताया उसमें दूसरे हफ्ते से हम लोग आयरन बच्चे को देते हैं, तब देते हैं जब इन्फेक्शन का मात्रा बिल्कुल कम हो। अगर हम शुरू से ही बच्चे को आयरन दे दें, एनीमिया का इलाज शुरू कर दें, तो कुपोषण की संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चे के आंत में इन्फेक्शन है, हमने आयरन ऊपर से सप्लीमेंट कर दिया, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल ग्रोथ होने के कारण बच्चे का कुपोषण सही होने के बजाय कुपोषण और बिगड़ सकता है। इसलिए हम इसको चरणबद्ध 10 स्टेप मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग 10, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग हाइपोथर्मिया को मैनेज करते हैं। वो मैनेजमेंट हमारा नर्सिंग केयर के थ्रू और गार्जियन के काउंसलिंग के थ्रू हम गार्जियन को बताते हैं कि बच्चे को सारे कपड़े गर्म रखें, बच्चे को ढक के रखें, बच्चे को ठंड में एक्सपोज ना करें, बच्चे की जो गीले कपड़े हैं, जो बच्चे ने बाथरूम कर दिया तो वो गीले कपड़े तुरंत बदल दें, जिससे कि ऊर्जा का नुकसान ना हो। और हम पूरा वातावरण उसका जिस कमरे में रहता है या जिस बिस्तर पे रहता है उसको हम गर्म करके और ऊर्जा ऊपर से देते हैं, ताकि बच्चे का शरीर ठंडा ना हो। क्योंकि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया का मतलब उसका शरीर का टेम्परेचर जो है कम हो जाने के कारण मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप में हम, चूँकि बच्चे का शरीर का
जो तापक्रम है वो कम है, बच्चा सुस्त हो जाता है, तो बच्चा अपने मन से भोजन नहीं ले पाता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है कि उसके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हमें उसे, अगर बच्चा सुस्त हो, अपने मन से नहीं ले पा रहा है, तो हम उसके मतलब एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, जो कृत्रिम नली होती है, जो हम बच्चे के मुख से उसके पेट तक डाल देते हैं। डालने के बाद बच्चे के वजन के अनुसार हम जितनी उसकी मात्रा होती है, जैसे मान लीजिए बच्चा 1 साल का है, यदि उसका वजन सिर्फ 5 किलो है, तो 5 किलो के हिसाब से कितनी शुगर की ज़रूरत होगी वो हम भोजन के थ्रू, तरल पदार्थ के रूप में हम उसे प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तीसरी चीज़, जो कि इन दोनों के कारण इन्फेक्शन जो है, संक्रमण बहुत ही अहम और बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है कुपोषित बच्चों का। जब तक कि हम उनका संक्रमण नहीं ख़त्म करेंगे, बच्चों के जो ग्रोथ, उनका विकास है वो, और उनका न्यूट्रिशन अच्छे से उन पे वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एंटीबायोटिक के सहारा लेना पड़ता है। हमें आईवी, अगर उसे फीवर आ रहा हो तो हम आईवी रूट पे लेके उसे एंटीबायोटिक भी साथ साथ देते हैं। इसके अलावा हमने आपको 10 स्टेप में हमने बताया कि ये चरणबद्ध तरीके से करने के बाद दूसरे हफ्ते में जब हम जाते हैं तो हम आयरन की शुरुआत करते हैं एनीमिया के लिए। सर, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके आसपास कोई भी कुपोषण से पीड़ित है, तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम उन्हें यही सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी आसपास बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिक यूनिट हो या पीडियाट्रिशियन हो, वहाँ पे उन बच्चों को भेज दें। और जो कुपोषित लक्षण जो दूर से ही बच्चे दिख जाएंगे, मेरेस्मस वाले, जो कि कैलोरी इंटेक कम है, दुबला पतला, वजन जिसका कम ना, उस बच्चे को, प्लस जो प्रोटीन के कारण, प्रोटीन कम लेने के कारण जो मैल न्यूट्रिशन बच्चे को क्वासर के लक्षण आए, जैसे उसके बाल में परिवर्तन, उसके त्वचा में परिवर्तन और उसके हाथ पैरों में जो सूजन आई है, अगर ऐसा देखें तो ऐसे बच्चे को जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या जो पीडियाट्रिशियन है उसके पास पहुंचाने के कष्ट करें। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे अपने वैल्यूएबल सजेशंस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SM त्रिपाठी, जिन्होंने हमें बताया कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोटीन व ऊर्जा कुपोषण को हम कैसे सही कर सकते हैं, किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, कैसे फॉलोअप करवाना चाहिए डाइटिशियन के साथ, कैसे अपने बच्चे को किस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, इस बारे में हमें बताया। चलिए आपसे फिर मिलेंगे हम किसी नए रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए, किसी नए डॉक्टर के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।